बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के तहत अभी तक हम पॉलिटी वाले क्वेश्चंस को लेकर के बात कर रहे थे। अभी उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लेकर के रोकेंगे। बाकी आज से हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके जूनियर शिक्षक भर्ती या फिर प्राइमरी भर्ती के लिए। आप रीट DSSB की बात की जाए, यूपी टेट सीटेट पेपर 2 सभी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कहते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित सीता शब्द का क्या अर्थ है? हल रेखा, जनक नंदिनी, हरिप्रिया या फिर उर्वर भूमि। आपको मैं बता दूं, जब हम सीता शब्द को लेकर के बात करते हैं वो भी ऋग्वेद में, वेदों को लेकर के जब बात करें प्राचीन काल में सबसे प्राचीनतम वेदों में ऋग्वेद जो है उसका नाम देखने को मिलता है। ऐसे में जब सीता शब्द को लेकर के बात करेंगे तो जो भूमि जोतते समय बनती है, आप ये समझिए कि एक हल रेखा तो नहीं कह सकते, उर्वर भूमि भी नहीं कह सकते, कुल मिला के आप हल रेखा कह सकते हो। इसमें होता ये है कि जोतते समय जो भूमि बनती है या फिर उस समय की जो भूमि होती थी उसमें होता ये था कि कंदमूल फल आदि जो है उसमें जमा करना होता था और इन्हें खाने के बाद फेंके गए बीज जो है वो अंकुरित होकर के पौधे बन जाते थे। तो हल रेखा रेखा जैसा बन जाना। तो आप सीता शब्द का शाब्दिक अर्थ हल रेखा या फिर ऐसी भूमि जो जोतते समय बन रही हो या प्राचीन काल की जो भूमि होती थी उसे आप सीता शब्द से पुकारोगे या फिर सीता शब्द का जो मतलब निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। दूसरा जो सवाल आपसे पूछा है, ये कहते हैं कि ऋग वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता कौन सा था? यहाँ पर ऋग वैदिक काल को लेकर के बात की। आपको मैं बता दूं, वैदिक काल को दो भागों में बांटते हैं। एक उत्तर वैदिक काल, आपका पोस्ट जो है लेटर वैदिक पीरियड होता है, और एक आपका जो है जब आप बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल दो भागों में बटा हुआ है। वैदिक काल आपका आपसे ऋग वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली देवता का नाम पूछा है। दूसरे का जो आपका आंसर आएगा वो इंद्र देवता है। करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा। समय क्या है ऋग वैदिक काल का? 1500 से लेकर के जब आप बात करते हैं 1000 BC तक तो ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 BC तक जब बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल की समय सीमा देखने को मिलती है। टोटल वैदिक पीरियड का जो समय है वो 1500 से 600 BC तक देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्स मूलर के मतानुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य अमेरिका, एशिया माइनर, मध्य एशिया लिखा है या सप्त शांधो प्रदेश। कई सारे लोगों ने जब आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के बात होती है कि आर्य आखिर आए कहाँ से, अपने अपने तरीके से सभी ने बताया है। फिलहाल के लिए जो मैक्स मूलर का मत है कि जब भी हम बात करते हैं आर्यों को लेकर के तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। दोस्तों शाम को अभी 7 बजे के बजाय जो है आपकी 7:30 बजे लाइव क्लास आपको मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें वैदिक काल में मुद्रा का मानक क्या था? वैदिक काल में मुद्रा के मानक को लेकर के बात की है। गाय है, बैल है, स्वर्ण है या फिर लोहा। तो वैदिक पीरियड में मुद्रा का मानक आप अपना आंसर कर चुके होंगे। यहाँ पर मुद्रा का मानक जो है वो गाय को माना जाता था। बार्टर सिस्टम था, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस तरीके से होता ये था कि गाय आपने दी, उधर जो है बदले में बोरा भर अनाज ले लिया और बहुत सारी चीज़ें। तो बार्टर सिस्टम जो था कुछ इस तरीके से काम करता था, बार्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें ऋग वैदिक काल में उल्लिखित एकमात्र धान्य, जब हम फसल को लेकर के बात करते हैं, एकमात्र फसल या धान्य कौन सी थी ऋग वैदिक काल में? 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यौ सबसे पहली जो फसल देखने को मिलती है, आप कह लीजिए वो यौ ही है। 6000 BC के आसपास गेहूं देखने को मिला था, और उससे पहले जब आप बात करेंगे तो यौ देखने को मिला था, और यौ को हम क्या बोलते हैं? जौ बोलते हैं। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा वो पहला आएगा। फिर है पोषण किसके देवता थे? शूद्र के, ब्राह्मण, जल या फिर नैतिक व्यवस्था के। जब हम पोषण को लेकर के बात करते हैं और ये देवता किसके थे, आप अपना आंसर कर चुके होंगे। यहाँ पर पोषण को लेकर के बात की जाए तो ये देवता जो है वो शूद्रों के देवता देखने को मिलते थे। आपको मैं बता दूं, आप जब ब्राह्मणों को लेकर के बात करते हैं, आपने पढ़े होंगे ऐसे में, या जब वैदिक काल को लेकर के बात की जाए तो उसी समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि जो वर्ण का विभेद था वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो शूद्रों में जो देवता देखने को मिलते थे वो पूषण थे। आगे है 7 नंबर में आपसे कहा है कि वैदिक कालीन आर्यों का नायक कौन था? रुद्र, वरुण,
इंद्र या अग्नि। और आपसे पूछा है वैदिक कालीन आर्यों का नायक। 7 नंबर में आपको मैं बता दूं वैदिक कालीन आर्यों का नायक, जैसा कि अभी आप इंद्र देवता को ही लगा करके आए हैं, यहाँ भी जो नायक के रूप में देखने को मिलते हैं वो इंद्र देवता ही देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सूत्र इनके प्रति समर्पित हैं ऋग वैदिक या फिर वैदिक काल की जब बात की जाए। आगे है इसमें ऋतस्य गोप किसे कहा गया है? इंद्र को, पशुपतिनाथ को, अग्नि को या वरुण को? ऋतस्य गोप करके बोला है। 8 नंबर क्वेश्चन में जो वरुण देवता है उन्हें ऋतस्य गोप कहा जाता है, तो 8वें का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। लिखा है गायत्री मंत्र जो कि सविता देवता को समर्पित है का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आपको मैं बात करूं, जब गायत्री मंत्र को लेकर के बात करते हो 10 मंडल आपके देखने को मिलते हैं, 1024 सूक्त देखने को मिलते हैं, 10,000 से ज़्यादा मंत्र देखने को मिलते हैं। तीसरा मंडल ऐसे में कहीं ना कहीं जो देखने को मिल रहा है आपका गायत्री मंत्र से रिलेटेड देवता जो सविता देवता को समर्पित है, और ऐसे में इसका उल्लेख जो देखने को मिलता है 9 का जो आपका आंसर आएगा वो ऋग्वेद आएगा। ये ऋग्वेद ही है सबसे प्राचीनतम वेद। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट आंसर इसका सी होगा। लिखा है वेदों में अघन्या किसे कहा गया है? 10 नंबर सवाल में आपसे पूछा है गाय को कहा गया है, बकरी है, असुर है या सारथी है? अघन्या का मतलब होता है जिसे मारा न जाए। घन्या मतलब जिसकी हत्या की जाए, और आ लगा हुआ है, आ का मतलब होता है नहीं, तो मतलब जिसे मारा न जाए। तो यहाँ पर वेदों में अघन्या किसे कहा गया है ये आपसे इन्होंने पूछा है। तो वेदों में अघन्या जो कहा गया है वो गाय के लिए प्रयोग में अघन्या शब्द आया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो यहाँ से आएगा वो ए आएगा। आगे चलते हैं। इसमें 11 नंबर में आपसे कहा है ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र मानकर नदीतमा कहकर पुकारा गया है? नदियों में उत्तम, नदी उत्तम करके बोल देते हो, नदीतमा भी कहा गया है। ऐसे में सबसे पवित्र नदी मानकर सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है या यमुना है? जब हम 11 नंबर के सवाल को लेकर के बात करेंगे आपको पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब आईवीसी के नाम के बारे में बात करते हैं तो उसका सिंडन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है नहीं, कई सारे नाम देखने को मिलते हैं। अभी मैंने कहा सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु नदी पवित्र नदी मानी जाती है पाकिस्तान की, और हमारे यहाँ से जो नदी थी वो थी सरस्वती नदी। तो आप गंगा बिल्कुल सिरे लगाइएगा। अभी जो नदी है हमारे यहाँ की पवित्र वो हम गंगा मानते हैं, लेकिन उस समय की बात की गई है कि ऋग्वेद में किसे कहा गया है, तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को जो है नदीतमा कह के पुकारा गया है या फिर नवाजा गया है इस नाम से। 12 नंबर में आपसे पूछते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञानी होता है, देवता, श्रेष्ठ या फिर ऋषि। आर्य कौन थे? जैसा कि अभी यहाँ पर बात की जा रही थी कि मैक्स मुलर ने बताया कि सेंट्रल एशिया से आए थे। ऐसे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बताया। यहाँ पर आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ को लेकर के अगर बात की जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा श्रेष्ठ। आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 13 नंबर में आपसे क्या कहा है? ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, कांसे का प्रयोग, लेखन कला का आविष्कार या फिर एक कहा है वैभवपूर्ण जीवन शैली। आपको मैं बता दूं इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम सिंडन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इतने सारे नामों से जानते हैं। तो 13 में जो आपका आंसर आएगा वो है नगर नियोजन की बात। सबसे पहले जो वेल प्लान्ड सिटीज़ जो देखने को मिली हमें वो हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग समय सीमा भी इसकी दी गई है। कहीं कहीं 3300 से लेकर के 1500 BC तक का, कहीं कहीं 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक का जो समय है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का माना गया है। आप लोगों को अगर पता हो, जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जो है वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आखिर कितने देशों में सिंधु घाटी सभ्यता उस समय फैली हुई थी, या आज अगर लेकर के आप बात करते हो तो कितने देशों में जो है आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मतलब भारत में थी, पाकिस्तान में थी, बांग्लादेश में थी, आपका चीन में थी, क्या अफ़गानिस्तान में थी, ऐसे कितने देशों में थी? अब नंबर आप बता दीजिए, नाम पता है तो भी मोस्ट वेलकम रहेगा। चलिए जी चलते हैं एक और सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है?
14 नंबर में आपसे पूछा है यहाँ पर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जगहें फ़िलहाल के लिए अभी पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगी। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मुर्दों या फिर मृतकों का टीला। 14 नंबर में जो आंसर आएगा वो आपका सी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में कांसा बनाने के लिए जो तांबा है वो खैतड़ी के खानों मतलब राजस्थान से आता था, जबकि टिन कहाँ से आता था। एक सवाल यहाँ से और ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जो खैतड़ी की खान है वो कांसे के लिए, वो तांबे के लिए बहुत फेमस है। ये चीज़ अच्छे से रट लो, जो भी कर पाओ कर लो ऐसे में, लेकिन तांबे के लिए फेमस है। टिन कहाँ से मंगाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, तो 15 में आपका जो आपका आंसर आएगा दिलमुन वगैरह जगह थी, तो वहाँ से वो जगह कहाँ थी, अफ़गानिस्तान में थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। मेसोपोटामिया का आप आधुनिक नाम की जब बात करते हैं तो वो इराक है आपका। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। निम्न में से किस देवता की उपासना हड़प्पा वासी नहीं करते थे? किसकी उपासना नहीं करते थे? पशुपतिनाथ, विष्णु, यहाँ पर लिंग करके है, या फिर योनि की उपासना। 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ से, तो आपको मैं बता दूँ वो लिंग की भी उपासना करते थे, योनि की भी करते थे, पशुपतिनाथ की भी। यहाँ पर ये कहते हैं कि विष्णु जी की उपासना की जो है साक्ष्य ऐसे में देखने को नहीं मिलते, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से बी आएगा। हड़प्पाई लिपि किस प्रकार की थी? लिपि मतलब जी हाँ, जैसे मतलब किसी भी भाषा को आप किस प्रकार से लिख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं लिपि जो है वो चीज़ बताती है, दर्शाती है। कहते हैं कि हड़प्पाई लिपि किस प्रकार की थी? ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनि संबंधी, चित्रात्मक थी, चित्र के रूप में, भावात्मक थी, या भाव चित्रात्मक थी। जब हम हड़प्पाई लिपि को बात करते हैं लेकर के, तो ऐसे थी वो लिपि कि चित्र भी थे और चित्र से कुछ भाव भी देखने को मिलते थे। तो ये चीज़ भाव चित्रात्मक में आपको देखने को मिलेगी। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। एक और सवाल है, किस मगध शासक ने अपने पिता को मारकर सिंहासन प्राप्त किया तथा उसे उसके पुत्र ने मारकर यही कार्य किया? मतलब जैसे उनको गद्दी मिली थी वैसे उसने भी किया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मगध शासक को लेकर के बात की है यहाँ पे। बिंबिसार, यहाँ पर उदयन करके है, अजातशत्रु है, या फिर महापद्मनंद। आपको मैं बता दूं 18 नंबर क्वेश्चन की जब आप बात करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो अजातशत्रु था। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका सी होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। जीवक नामक महावैद्य किसका राज्य वैद्य था? बिंदुसार, उदयन, अशोक, या बिंबिसार। मौर्य काल की कहीं ना कहीं बात हो रही है यहाँ पर। मगध वंश में ही मौर्य काल आपको देखने को मिलता है, और मौर्य काल के शासकों के बारे में भी यहाँ पर जो नाम है वो लिखे गए हैं। तो 19 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो बिंबिसार था, ना कि बिंदुसार। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका जो है वो यहाँ से डी होगा। एक और क्वेश्चन है, नंद वंश के किस शासक ने महाक्षत्रांतक की उपाधि धारण की एवं स्वयं को क्षत्रियों का परम शत्रु घोषित किया? क्षत्रियों का परम शत्रु घोषित किया और अपने आप को इसने महाक्षत्रांतक, महाक्षत्र का अंतक यानी अंत करने वाला, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे में 20 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है, महापद्मनंद था, नंदिन, घनानंद, या फिर इनमें से सभी। तो नंद वंश का वो जो शासक महाक्षत्रांतक का उपाधि धारण करने वाला महापद्मनंद, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहाँ से ए आएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, उससे भी आप ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर वीडियोस के लिंक्स, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं, पीडीएफ फाइल्स, आपकी जो भी न्यूज़ वगैरह है वहाँ पर भेज दिया जाता है, तो उससे भी आप ज़रूर जुड़े रहिए। नंद वंश के शासकों के किस जाति का होने के कारण नाचित कहा जाता था? क्या चीज़? नाचित। नंद वंश के शासक वैश्य, नाई, रजक, या ब्राह्मण। 21 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो नाई जाति के थे। आपका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? दो चीज़ें हैं कालीबंगा। पहली चीज़ तो आप ये कि जो कालीबंगा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक आपका स्थल है। दूसरी बात ये, लोथल और कालीबंगा का नाम आप साथ में देखते होंगे। तो कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में है, और आपसे इन्होंने कहा है कि किस राज्य में है, तो राजस्थान। और जो लोथल है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। तो कालीबंगा आपका 22 का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ध्यान रखिएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दधेड़ी है, रोपड़ है आपका, है नहीं? ये हरियाणा में राखी गढ़ी वगैरह है, यहाँ सब चीज़ भी जो है आपको जगह या प्लेसेस जो है वो देखने को मिली हैं। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 23, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग
में एशिया का व्यापार होता था? रेशम मार्ग बोलते थे उसे, सिल्क रूट, सूती मार्ग, हो ची मिन मार्ग करके है, या फिर उत्तरापथ है। 23 नंबर क्वेश्चन को अगर लेकर के बात की जाए तो यहाँ पर वो सिल्क रूट कहलाता था। आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो पहला आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 24 नंबर में कहा है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ था? यहाँ पर नागवंश है, नल वंश करके, फड़िनाग वंश है, या फिर कलचुरी वंश करके दिया हुआ है। तो भोरम देव का मंदिर पूछा है आपसे। 24 बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे होंगे, यहाँ पे कर रहे हो, बता रहे हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भोरम देव के मंदिर को लेकर के तो फड़िनाग वंश। 24 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। फड़िनाग वंश के जो है राजाओं के काल में ये निर्मित हुआ था। एक और सवाल 25 में कहा है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली थीं? कालीबंगा से, लोथल, चहुंदड़ो, या फिर हड़प्पा। 25 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात की जाए तो वक्राकार, वक्र के आकार की ईंटें, वक्राकार ईंटें आईवीसी में चहुंदड़ों से प्राप्त हुई थी। कहाँ से? चहुंदड़ों से प्राप्त हुई थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे वो सी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किस व्यक्ति ने नंद वंश का समूल नाश करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जब हम 26 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोकवर्धन, अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब बात होती है, इन्हीं के गुरु थे चाणक्य। जब आप विष्णुगुप्त की बात करते हैं चाणक्य को लेकर के, तो यहाँ पर कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं। तो नंद वंश का समूल नाश करके मगध में, जैसा कि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो मगध डायनेस्टी है, जो मौर्य वंश है, उसी में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो मगध वंश में मौर्य शासन की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर है आपका वो ए आएगा। दो सवाल बनते हैं। जैसे जब आप बात करते हो, एक आपका फाह्यान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल देते हो, उनके शासनकाल में आया था। और एक सवाल और आता है कि वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री। ऐसे में जब वैनसांग को लेकर के बात करते हैं तो वो हर्षवर्धन के काल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो ये दोनों सवालों को भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को गया में किस वृक्ष के नीचे बोधि या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल है, साल दिया हुआ है, गूलर या वट दिया है। 27 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर, आप तो आंसर कर ही रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। वहीं जब हम जैन धर्म के धर्मगुरु 24वें तीर्थंकर का नाम, जिनका नाम महावीर स्वामी था, उनके बारे में अगर बात करें तो उनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी का भी पूछा जा सकता है, तो उनका साल का वृक्ष है। जबकि जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी को लेकर के बौद्ध धर्म से, तो उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक और सवाल पर चलते हैं। 28 में आपसे क्या पूछा है? गौतम बुद्ध ने किस स्थान से धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम धर्मोपदेश? आपको मैं बता दूं, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब ही है कि प्रथम धर्म उपदेश, या प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कहाँ पे था? सारनाथ, गया, वाराणसी की बात करते हो, वैशाली आपका। यहाँ पर गया आपसे पूछा है, या पिप्पली करके बोला है आपसे। एक मिनट, पिप्पली कानन करके लिखा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही है, सारनाथ। ये आपका बनारस वाराणसी में आपको पड़ता है, आप देखे भी होंगे ऐसे में जा करके। ठीक है, नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइए। तो आपका जो 20 जो आप देखते हो ना कि कैसे अशोक चक्र की अपनी कितनी तीलियां हैं आपकी, जब आप बात करते हो सिंह कितने थे, वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपके सभी के दर्शन आपको वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, कि 24 तीलियां हैं और बाकायदा आपको वो वहाँ पर एक चित्र के रूप में, आप ये कह लो कि पत्थरों के उसमें उत्कीर्ण आपको देखने को मिल जाएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 29 नंबर में सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते दो चीज़ें हैं, एक मुंडक उपनिषद करके लिखते हैं और एक मुंडकोपनिषद लिखते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिलहाल के लिए तो केवल मुंडकोपनिषद ही दिया है, लेकिन एक मुंडक उपनिषद भी है, तो हमेशा मुंडकोपनिषद को ही आंसर के रूप में चुनिएगा, मुंडक उपनिषद नहीं। ठीक है, कठोपनिषद में जो है और भी हैं आपके, जब आप जो है संवादों को लेकर के बात करते हैं तो आपको संवाद अलग अलग देखने को मिलेंगे। कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं इसमें।
यम नचिकेता का संवाद की मैं बात कर रहा था। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल हैं, गोपाल, हर्ष या फिर बालादित्य? 30 नंबर क्वेश्चन को अगर लेकर के बात की जाए यहाँ से, तो विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाने वाला जो है वो धर्मपाल था। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ये आएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए हम इन्हीं 30 वीडियोस पर रुकेंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस पर रुकेंगे। अगला वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा बाकियों के साथ में भी। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।